साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण। अब मनोविश्लेषण का मतलब क्या होता है? मन का विश्लेषण। तो इसकी शुरुआत, इस टॉपिक की शुरुआत किन्होंने की थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। और इनकी जीवनी कब से कब तक है? 1856 से लेकर 1939 तक, यानी कि 1856 से लेकर 1939 तक। ठीक है। इसके बाद फ्रॉइड ने कहा कि ह्यूमन माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन है, जहां हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर, मेमोरीज छुपी रहती हैं। ये अनकॉन्शियस ही हमारे बिहेवियर को ज़्यादा कंट्रोल करता है, ना कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में। हम इसको भी समझते हैं अभी आगे जस्ट कुछ ही मिनट्स में कि साइको एनालिसिस की मेन आइडिया क्या है या मेन आइडियाज़ क्या क्या हैं। तो ये हमें लेवल्स ऑफ माइंड के बारे में बताता है। क्या क्या लेवल्स हैं? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। वर्ड से ही पता चल रहा है इन शब्दों का अर्थ क्या होगा। कॉन्शियस मतलब चेतना, प्री कॉन्शियस मतलब अवचेतना, और अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। अब यहाँ पर प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप इतना याद रखिए कि प्री कॉन्शियस में अवचेतन है, वह आता है, और अनकॉन्शियस में अचेतन है। ठीक है। तो वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें अभी चल रही हैं आपको उनका अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर ये बात हाँ है, आप कहीं ख्यालों में खोए नहीं हैं, तो इसका मतलब आप कॉन्शियस हैं अपनी लाइफ को लेकर कि प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस है आपको। तो सिंपल कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करेंगे हम लोग प्रेजेंट लाइफ से। फिर प्री कॉन्शियस मतलब क्या कि जिसमें छुपी हुई वो बातें होती हैं जो थोड़ा एफ़र्ट लगाने पर याद आ सकती हैं। जैसे आपके बचपन में कोई एक इंसिडेंट हुआ हो, अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बुरी चीज़ें मन में थोड़ी याद रह जाती हैं कि अगर थोड़ा ज़ोर देंगे तो वो जो बुरे इंसिडेंट्स हैं वो हमारे माइंड में तुरंत याद आ जाते हैं। तो वो इंसिडेंट, उसको बोलते हैं प्री कॉन्शियसनेस, कि आप थोड़ा सा एफ़र्ट पुट करेंगे और कहीं ना कहीं से वो मेमोरी आपको याद आ जाएगी अपने माइंड में। अब बचा क्या? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसनेस माइंड का सबसे बड़ा हिस्सा। इसमें दबाए हुए इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स या फिर ट्रॉमेटिक मेमोरीज़ रहती हैं जो डायरेक्ट नज़र नहीं आती पर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कंफ्यूज नहीं होना है। प्री कॉन्शियस में वो बातें जो थोड़ी याद करने पे याद आ जाएं, लेकिन अनकॉन्शियस में कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में या कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं और हमें याद ही रहती हैं। अगर उसको आप एफ़र्ट देख के याद भी करेंगे तो वो जल्दी तो याद होंगी ही नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में छिपी हुई रहती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में आपकी कोई एक चीज़ खो गई है और आपने बहुत ढूंढने की कोशिश की। मान लीजिए वो आपकी फेवरेट चीज़ हो, फेवरेट बुक हो या फेवरेट ईयरिंग हो या फिर फेवरेट ड्रेस हो या कुछ भी जो आपको पसंद है, और वो खो चुकी है और आपने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक आपको मिली ही नहीं। भले ही घर की सफाई भी हुई अच्छे से, उस समय भी नहीं मिली। तो लेकिन कहीं ना कहीं वो घर में होगी ना, क्योंकि आपको लास्ट टाइम याद था कि आपने घर में रखा था, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं छिपी हुई है। और उसी को अनकॉन्शियसनेस से आप रिलेट कर सकते हैं, जो हमें नहीं याद रहती लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी छिपी हुई रहती हैं और उससे हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। इन्होंने बात किया कि फ्रॉइड ने अपने पर्सनालिटी को, अपने नहीं, फ्रॉइड ने पर्सनालिटी को 3 पार्ट्स में समझाया। पहला आईडी, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। आईडी क्या मतलब, जैसे स्कूल में हमारा आईडी कार्ड होता है ना, तो वैसे यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में है। ये इंस्टिंक्ट्स, यानी कि आपको जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज़ आती है कि सही ले रहे हैं या नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टिंक्ट्स। ओके। और डिज़ायर्स का हिस्सा है आईडी। ये सिर्फ प्लेजर चाहता है बिना सोचे समझे, बचपना सा माइंड। मतलब आईडी इन द सेंस कि आपको क्या पसंद है या फिर आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो उसको जब सारी चीज़ें एक साथ आती हैं तब कहते हैं कि हाँ, ये हमारी पहचान है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या हमें चाहिए अपनी लाइफ में ये चीज़ें। तो वो सारी चाहतों और साथ में
आपके इंस्टिंक्ट्स मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, और पर्सनालिटी तो सबकी अपनी अपनी होती है। तो हमारी पर्सनालिटी का भी एक आईडी कार्ड होता है, जिसको यहाँ पर आप आईडी से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है ईगो, कि ये आईडी और रियलिटी के बीच में बैलेंस बनाता है, कि आप चाह ज़रूर रहे हैं कि आप वो वाली शॉपिंग करें, लेकिन आपको पता है कि अभी फ़िलहाल इतनी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप थोड़े टाइम के बाद लेंगे, तो बैलेंस हो गया ना। और सुपर ईगो क्या होता है कि ये मोरल वैल्यूज़ और सोशल रूल्स का हिस्सा है, ये एक तरह से इनर जज है। सुपर ईगो इन द सेंस, अगेन आप इंस्टिंक्ट से इसको कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंस्टिंक्ट से कनेक्ट करेंगे तो वो आईडी हो जाएगा। सुपर ईगो की जो बातें, जो सोसाइटल रूल्स हमें बताए जाते हैं या मोरल रूल्स हमें सिखाए जाते हैं किताबों से, उसको आप कह सकते हो कि हाँ, वो सुपर ईगो के अंदर आता है, जो कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है और हमें कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि इतनी बार सिखाया जाता है तो कौन ही भूलेगा। यानी फॉलो करना ना करना वो आपकी खुद की चॉइस है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हमने समझा अभी लेवल ऑफ माइंड्स, जिसमें कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस चीज़ें आई। फिर हमने समझा पर्सनालिटी के बारे में, तो उन्होंने क्या क्या कहा था पर्सनालिटी के बारे में, कि हमारी पर्सनालिटी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। जो हमारी खुद फील होता है सही है गलत, और फिर उसके बाद डिज़ायर्स होते हैं हमारे, उसके साथ साथ जो हमें मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाती है वो। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब हमारी पर्सनालिटी बनती है, और उसके साथ साथ हम रियलिटी और अपने डिज़ायर्स में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, ये भी हमारी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है। तो ये सब पर्सनालिटी के अंदर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में क्या कहा है। डिफेंस मैकेनिज़्म, ये 2 वर्ड हमने बहुत पॉपुलरली सुना है कि अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ डिफेंस आना चाहिए, कि हम अगर कभी कुछ हो तो हम भी खुद अपनी सेफ्टी कर सकें, जो कि ज़रूरी है। लेकिन ये हम यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, कि जब हमें स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड में, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करता है। अब अनकॉन्शियस माइंड कौन सा? वो चीज़ें जो हमारे माइंड में जाकर स्टोर हो जाती है और हमें याद दिलाने पे भी याद नहीं रहती हैं, यानी कि आपकी गुम हुई चीज़ जो कि आपको आज तक नहीं मिली है, और घर में इतनी बार सफाई हो चुकी है, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं घर में ही होगी या फिर कहाँ, क्या पता, वो तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि आपने तो लास्ट टाइम में घर में ही रखा था लेकिन मिली नहीं। तो उसी को आप अनकॉन्शियसनेस से याद रख सकते हैं। तो अनकॉन्शियसनेस माइंड का पार्ट यूज़ करता है डिफेंस मैकेनिज़्म अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि ज़्यादा स्टोरेज हमारे हिस्से में ना आए। तो इसलिए क्या करता है वो, रिप्रेशन, कि अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है माइंड में, कोई भी बात, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड से ये सजेशन आता है हमारे मन में ही खुद को, कि ये बात दबा देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, या फिर किसी पर ब्लेम कर देना, कि अगर आप दुखी हैं, उदास हैं, तो किसी और की वजह से हैं, या इस बात से इनकार करना, डिनायल मोड में चले जाना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि दिक्कत है, लेकिन आप उस दिक्कत पर काम नहीं कर रहे हैं, आप बस डिनायल मोड पे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसको दबा दे रहे हैं, इग्नोर मार दे रहे हैं, या फिर दूसरे को ब्लेम कर दे रहे हैं कि जो हुआ है दूसरे की वजह से हुआ है, मेरा कुछ उसमें हिस्सा नहीं है। तो वैसा नहीं करना चाहिए, जबकि ये बस अनकॉन्शियसनेस माइंड अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है, ताकि उसके पास ज़्यादा सिस्टम ना जाए स्टोरेज के लिए डेटा। फिर आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने ड्रीम एनालिसिस के बारे में भी कुछ कहा है, कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, कि सपने में हमारी दबी हुई इच्छाएं दिखती हैं। तो अगर आपने अपना अगला सपना जो भी देखा और वो थोड़ा अलग हुआ, तो आप ये समझ जाइए कहीं ना कहीं वो सपना आपके अनकॉन्शियस माइंड आपको बताना चाह रहा है उससे, कि आपकी कुछ ना कुछ उस सपने से रिलेटेड इमोशन या फीलिंग्स आपके मन में बहुत दबी हुई हैं, या आप दबाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ड्रीम एनालिसिस में भी उन्होंने अपना पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है, और इन्होंने बताया कि बातचीत करने से भी दिक्कत सॉल्व हो सकती है।